एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करने जा रहे हैं थर्ड एस्पेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसमें 5 एस्पेक्ट हैं जो हमें स्टडी करने हैं मेजरली। नंबर 1, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, दैट इज चेंज्ड रेशियो। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। Number 3, treatment of reserves and accumulated profits and losses. Then फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज और फाइनली कैपिटल की एडजस्टमेंट्स। सो आज हम थर्ड स्टेप पे आ गए हैं। हमें क्या एडजस्ट करना है? रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब इसको एडजस्ट करने से पहले समझ लो कि ये रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते क्या हैं। जैसे फर्म को जो भी प्रॉफिट होता है, जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में बांट दिया हो सकता है उसमें से कुछ प्रॉफिट आपके पास P&L अकाउंट में पड़ा हो या कुछ प्रॉफिट आपने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया हो। रिजर्व्स के कई नाम हो सकते हैं। यू कैन कॉल देम रिजर्व, यू कैन कॉल देम जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड। इसको रिजर्व या रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व भी बोलते हैं। सो आपका पैसा इसमें पड़ा हो सकता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, जब भी कंपनी को फर्म को प्रॉफिट होंगे तो उसका कुछ पार्ट वो रिजर्व में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए उनके प्रॉफिट्स। इसके अलावा एक और तरह का रिजर्व होता है जो स्पेशल रिजर्व है, विच इज अगेंस्ट सम काइंड ऑफ लॉसेस और एक्सपेंसेस। आप फ्यूचर में फोर्सी करते हो कि कुछ लॉसेस हो सकते हैं या कुछ लाइबिलिटीज आ सकती हैं। उन लाइबिलिटीज और लॉसेस को एंटिसिपेट करते हुए आप उनके बारे में सोचते हो कि ऐसी कुछ चीजें हैं, तो उनके लिए कुछ रिजर्व बना लेते हो, लेकिन वो आते हैं स्पेशल रिजर्व्स की कैटेगरी में, जिसमें आ जाता है वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड। मतलब ये फंड आपने किस लिए बनाया है? वर्कमैन को, लेबर को, वर्कर्स को कॉम्पनसेशन देने के लिए। सो यू फोरसी कि हो सकता है आपके बिजनेस में कभी काम करते हुए किसी पर्सन को कुछ चोट लग जाती है या कुछ प्रॉब्लम, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको जो कॉम्पनसेशन देंगे उसके लिए आपने शुरू से ही एक फंड बना लिया। जैसे हम फोर्सी करते हैं कि कहीं हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, फायर से लॉस ना हो जाए, तो आप उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखते हो ना। यहां पर आपने इस तरह के लॉसेस के लिए एक फंड बना के रख लिया है। सिमिलरली आपके पास हो सकता है कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड का मतलब ये कुछ ऐसा फंड जो कुछ इवेंट्स पे कंटिजेंट है, डिपेंडेंट है। जैसे मान लो आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, और उस केस पर हो सकता है आपको कोई लाइबिलिटी बन जाए। सो उसके लिए आपने पहले से फंड क्रिएट कर लिया। ओके, सिमिलरली एक और इसमें आ जाता है, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मतलब आपके जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप दूसरी कंपनीज के शेयर्स, डिबेंचर्स खरीदते हो, तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होती हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट में भी सुना होगा ना कि किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, अगर आप उनको बेचने जाते हो तो वो आपको शेयर मार्केट में बेचना होगा और हो सकता है कि आपको पूरा पैसा ना मिले। तो इनकी मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। सो जो इन्वेस्टमेंट के प्राइजेस में फ्लक्चुएशन है, प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो तो हमें मिल जाएगा, लेकिन लॉस में दिक्कत होती है कि कहीं मार्केट क्रैश ना हो जाए, ज्यादा लॉस ना हो जाए। तो आप एक फंड बना के चलते हो कि अगर कभी लॉसेस हुए तो उससे हमारे नॉर्मल बिजनेस को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन लॉसेस को हम अलग से एडजस्ट कर देंगे। कहां पर? इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में। तो बेसिकली ये हम फ्यूचर की लाइबिलिटीज या फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को देख के बनाते हैं। तो ये है तो प्रॉफिट का हिस्सा, क्योंकि तुमने प्रॉफिट में से ये पैसा निकाल के अलग किया है, लेकिन प्योरली प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि सारे का सारा पैसा आपने प्रॉफिट की तरह नहीं रखा है। अगर आपको लॉस होता है, अगर आपकी लाइबिलिटी आती है, तो फिर वो इस फंड में से मैच होनी चाहिए, विच इम्प्लाइज ये जो स्पेशल फंड्स हैं ये आपके रिजर्व्स का पार्ट होंगे। किस केस में? दीज आर पार्ट ऑफ रिजर्व और प्रॉफिट ओनली इफ, क्या कंडीशन है? नंबर 1, या तो हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब हो जाता है कि इसके अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी या एक्सपेंस नहीं है।
या इनके अगेंस्ट जो लाइबिलिटी और लॉस इज लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व और फंड। जो इस रिजर्व और फंड की जो वैल्यू है उससे कम है। मान लो आपने कॉम्पनसेशन फंड बना रखा है 20,000 का, बट जब आप इसकी लाइबिलिटी चेक करते हो आज की डेट में तो आपको पता चलता है लाइबिलिटी तो 15,000 है। तो उस केस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच गया वो यहां पे आ जाएगा। सो यहां पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में और रिजर्व्स में P&L का बैलेंस आएगा, नॉर्मल रिजर्व आएगा और स्पेशल रिजर्व्स और फंड बैलेंस only if it is above estimated, एस्टिमेटेड हो या फिर आपकी लाइबिलिटी सेटल्ड हो, सेटल्ड लाइबिलिटी और लॉस। तो अगर आपका उससे ऊपर बैलेंस है तो यहां आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसको लॉस नहीं मानेंगे, फिर उसको अलग तरह से डील करेंगे, वो रिवैल्यूएशन का पार्ट होता है। समझ गए? तो अगर आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है 50,000, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, वो इसी में आ जाएगा। अगर ये फंड आपका है सपोज 50,000 बट इसके अगेंस्ट आपको बता दिया कि कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो भी ये सारा यहां आ जाएगा, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का पार्ट होगा। बट अगर इसके अगेंस्ट सपोज लाइबिलिटी है 30,000 की, तो 50 के अगेंस्ट लाइबिलिटी एस्टिमेटेड है 30,000, सो 20 यहां पे आएगा। बट अगर इसके अगेंस्ट मान लो लाइबिलिटी हो जाती है 60,000 की, अब आपके पास ज्यादा लाइबिलिटी आ गई 10,000, तो उसे यहां पे लॉस की तरह नहीं लिखेंगे, उसे हम रिवैल्यूएशन का पार्ट मानेंगे। ठीक है? सो लाइबिलिटी और लॉसेज अगेंस्ट दीज आर लेस देन, तब तो यहां आएंगे। अदरवाइज इट्स अ पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट माना जाता है। लॉसेज रिवैल्यूएशन में जाते हैं, प्रॉफिट बच जाए तो यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है? अब आ जाते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेज पर। सो फर्म के पास किस तरह के एक्यूमुलेटेड लॉसेज हो सकते हैं? या तो आपके पास P&L में डेबिट बैलेंस है, वो आपका लॉस है, या आपके पास एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, या इसी तरह के कोई और आपके पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब पता है ना आपको, कि ऐसे एक्सपेंसेस जो नाम से रेवेन्यू नेचर की हैं लेकिन उनका जो अमाउंट इतना ज्यादा है या उनका बेनिफिट लंबे समय तक मिलना था, तो आपने उनको इकट्ठे राइट ऑफ नहीं किया, आप उसको स्टेप बाय स्टेप ईयर वाइज ईयर राइट ऑफ कर रहे हो। तो उसमें जो बैलेंस बच गया, जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में जैसे बैलेंस बच गया, तो वो लॉसेस का पार्ट है। ठीक है? तो अब हमें इन दोनों के मीनिंग पता है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी हो कि एक फर्म की ये बैलेंस शीट है या उसके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दे रखे हैं, तो वो आप इजीली उसमें से आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई प्रॉफिट और रिजर्व्स में क्या आता है, लॉसेस में क्या आता है। ठीक है ना? और स्पेशल रिजर्व्स का खास ध्यान रखना है, इसीलिए इसे स्पेशल बोल रहे हैं। अगर इसमें प्रॉफिट बचेगा तो प्रॉफिट का पार्ट है, लॉस होगा तो फिर वो रिवैल्यूएशन के थ्रू होगा। सो ये अलग ट्रीटमेंट हो गया। अब यहां एक और चीज बतानी जरूरी है, कई बार कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो फंड के नाम से लिखे हुए हैं, आप उनका नाम पढ़ोगे उसमें फंड आएगा, जैसे प्रोविडेंट फंड। ठीक है? एम्प्लॉयज का, या एम्प्लॉयज का पेंशन फंड। ठीक है? अब नाम में आ गया फंड, तो जो विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन कर रहे होंगे उनको लगेगा ये भी एक फंड है, रिजर्व फंड जैसे होता है ना, ये तो फंड का पार्ट है, इसे इसमें डाल दो। वो यहां डाल देंगे और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। लेकिन ये एक्चुअली आपके प्रॉफिट्स नहीं है। अगर आप नाम ध्यान से पढ़ोगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जो एम्प्लॉयज को उनके रिटायरमेंट पे एज अ प्रोविडेंट मिलना है या उनको पेंशन देनी है। जैसे जब आपके एम्प्लॉयज रिटायर हो जाएंगे आपके फर्म में से, तो आप उनको पेंशन देते हो, तो उस पेंशन को आप कहां से पे करोगे? उसके लिए आपको पहले से ही पैसा इकट्ठा करना होगा ना। सो एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड हो, पेंशन फंड हो, ये सब आपका लाइबिलिटी है। ठीक है? इट इज अ लाइबिलिटी, ये क्लियर कट लाइबिलिटी है और ये रिजर्व नहीं है।
तो फर्म के लिए ये प्रॉफिट या रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व नहीं है, इट इज अ लाइबिलिटी, क्लियर लाइबिलिटी है, क्योंकि जब भी पार्टनर आपके एम्प्लॉयज रिटायर होंगे उनको ये चीजें पे करनी पड़ेंगी, आप उसी के लिए प्रोवाइड कर रहे हो। सो इसमें कभी भी भूल के भी ये दो चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं आती हैं। P&L रिजर्व हमेशा आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा। स्पेशल फंड कुछ स्पेशल केसेस में आएंगे, ठीक है ना, जो मैंने यहां बताए। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के दो तरीके। मेथड 1 क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी आपके पास रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं, ठीक है, ये जो भी चीजें हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, तो क्योंकि ये पार्टनर्स को मिलेगा तो ये कहां जाएगा? उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो आप क्या करोगे? P&L अकाउंट डेबिट वेरियस रिजर्व्स, मतलब जो भी रिजर्व है, ठीक है, यहां से भी जो रिजर्व्स आ रहे हैं सारे रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। क्योंकि अगर उनकी कैपिटल्स फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट होती है, अगर फिक्स नहीं है तो फिर वो कैपिटल में ही ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इन अकाउंट्स की जो बुक वैल्यू है वो पार्टनर्स में बंट जाएगी। अब क्वेश्चन आता है किस रेशो में बटेगी, क्योंकि रेशो तो चेंज हो रही है। सो हमें एक बेसिक चीज याद रखनी है, वो चीज क्या है कि जो हमारे टाइमलाइन होती है, जैसे ईयर 2010, 11, 12, 13, 14 ऐसे जा रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर डेट को, जिस डेट को आपने रेशो में चेंज किया या जिस डेट को आपकी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उस डेट से पहले जो कुछ भी अर्नड है वो सारा ओल्ड एग्जिस्टिंग रेशो में जाएगा, और उस डेट के बाद जो आप अर्न करोगे वो न्यू रेशो में जाएगा। तो ये जो रिजर्व्स हैं ये आपने कब अर्न किए थे? अगर आज की डेट में बैलेंस है तो ये तो पहले अर्न किए होंगे ना, तो ये सब एग्जिस्टिंग रेशो में, या जिसे हम ओल्ड रेशो आपसे बोलते हैं, उसमें बांटेंगे। सो बीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व अमंग पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। अब अगर लॉसेस बांटने हैं या आपके पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, तो इनको बांटने के लिए क्या होगा? अगर ये एक लॉस हम पार्टनर को देते हैं तो लॉस से उसकी कैपिटल कम हो जाती है। तो लॉसेस के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ये कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस, ठीक है ना, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जितनी भी इनकी बुक वैल्यू है ये सब एग्जिस्टिंग रेशो में पार्टनर्स में बंट जाएगी, क्योंकि ये आज के नहीं है, ये तो पहले की है। ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें क्या कर दिया हमने? सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, पार्टनर्स में बांट दिया। इसका एक और मतलब है, इसका मतलब है कि आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो दीज बैलेंसेस विल नॉट एग्जिस्ट। अब ये बैलेंसेस नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि आप तो बांट चुके हो, ठीक है। अब दूसरा इसका मेथड क्या होता है? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है कि हमने जो चीजें बांटनी है उनको छेड़ना भी नहीं है, उनको हाथ नहीं लगाना, उसके बिना आपको एंट्री करनी है। सो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो गई? विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एंट्री में आपके पास कहीं नाम नहीं आएगा कि क्या चीज एडजस्ट हो रही है, वो आप नरेशन में लिखोगे। अब ये किस तरह से करते हैं? जैसे आपने गुडविल में एडजस्टमेंट एंट्री की थी कि क्या एंट्री होगी? जो गेनिंग पार्टनर है वो अपना प्रोपोर्शनेट अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पे करेगा। सो इसमें भी एडजस्टमेंट एंट्री का कॉन्सेप्ट वही है। गेनिंग पार्टनर pays proportionate amount to sacrificing partners। तो इसमें क्या करना होगा? स्टेप 1 होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर और रेशो, ठीक है। आप शेयर कैलकुलेट कर लो, रेशो कैलकुलेट कर लो। उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा? अंडरस्टैंड, आपको अपने आप से समझना है पेमेंट ऑफ
प्रोपोर्शनेट अमाउंट्स। ये क्या पेमेंट है? अब जो देने वाला है गेनिंग पार्टनर, उसको देना है ना, गेनिंग पार्टनर पेज। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। वो ये देगा उनको शेयर इन प्रोपोर्शनेट शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। तो ये सिर्फ प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपस में एडजस्ट हो जाते हैं बीइंग दी एडजस्टमेंट एंट्री। ये तो तब है ना जब गेनिंग पार्टनर पे कर रहा है प्रॉफिट्स को पे करना है। तो इन केस ऑफ नेट लॉस, अगर नेट लॉस मिलता है आपको, प्रॉफिट नहीं है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स एंट्री, क्योंकि उसमें गेनिंग पार्टनर को पे नहीं करना, उसे तो मिलेगा बेनिफिट। अब ठीक है, अब बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट में सारे बैलेंसेस एग्जिस्ट करेंगे एज इट इज। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको रेशियो कैलकुलेट करनी है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करनी है, और फिर गेनिंग पार्टनर अपना प्रोपोर्शनेट शेयर पार्टनर्स को दे देगा। अब एक सिंपल से केस से इसको समझते हैं। मान लो आपके पास क्या है, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स। ओके, दे डिसाइड to change ratio to 3:2. Okay, on this date their books showed P&L balance of 60,000। अब ये देखो कि पी एंड एल का बैलेंस नॉर्मली प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट बैलेंस होगा अगर और कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो अभी मैं एक एंट्री कर रही हूं, फिर इसी में मैं आगे आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब यहां पे आ जाते हैं हम, ऊपर कुछ भी कैलकुलेशन होगी तो वो यहां हम करेंगे। अब आ जाते हैं हम इसमें, दोनों मेथड्स के अंदर एंट्री करनी है, सिर्फ एक ही चीज दे रखी है। ठीक है, सो अगर हमारा मेथड 1 है तो मेथड 1 में आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस सब बांट देने हैं। तो आपके पास सिर्फ क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने बता नहीं रखा कि क्या इसमें कैपिटल्स का नेचर है, करंट अकाउंट बनेगा या नहीं, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हैं। सो आपके पास कितना आ जाएगा? आपका प्रॉफिट है 60,000 और ओल्ड रेशो, माइंड इट ओल्ड रेशो, क्योंकि ये प्रॉफिट ओल्ड टाइम्स के हैं, अब नहीं अर्न कर रहे हो। नेक्स्ट जो भी करोगे वो न्यू रेशो में जाएगा, बट जो पिछला है वो सब पुरानी रेशो में आना चाहिए। सो इक्वल रेशो में 30,000 आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बीइंग द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। जो कर रहे हो वही लिखने होते हैं नरेशन में, एमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 1:1। इसमें ये हो जाएगा। अब सेकंड जो मेथड है जिसमें हमें क्या करना होता है? एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। इसमें क्या करना है? नंबर 1 हमें गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है। सो हमारा स्टेप 1 क्या होगा? गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करो। सो एक्स एंड वाई, ऑल राइट। अब एक्स और वाई के पास ओल्ड रेशो जो है वो है इक्वल, हाफ। न्यू रेशो जो है वो है 3/5, 2/5। सो शेयर सेक्रीफाइस्ड और गेन्ड कितना किया? हाफ माइनस 3/5, तो हो गया -1/10, और हाफ माइनस 2/5 1/10। ठीक है ना, ये आपकी टेबल बनेगी। यहां मैंने व्हाइट शीट ले रखी है, तो आपके पास ये इस तरह से टेबल में आएगा, है ना। क्लैरिटी रहती है ना, ओल्ड शेयर, न्यू शेयर और आपका गेन और सेक्रीफाइस। तो यहां पर गेनिंग पार्टनर कौन है? गेनिंग पार्टनर है एक्स और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है?
वाई, ये लिख दो साथ में, ये गेन करेगा, ये सेक्रीफाइस करेगा। सो एक्स गेन कर रहा है, वाई सेक्रीफाइस कर रहा है। तो स्टेप सेकंड हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करो। सो टोटल ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व्स कितना है, एक ही चीज है, 60,000 प्रॉफिट है। तो अब ये क्या करेंगे, एक्स पेज, क्योंकि गेनिंग पार्टनर को पे करना है, प्रॉफिट है तो उसे खरीदना पड़ेगा, प्रॉफिट खरीदेगा तो एक्स कितना देगा, 1/10 ऑफ 60,000 दैट इज 6,000। और वाई क्या रिसीव करेगा, जो एक्स दे रहा है वही वाई रिसीव करेगा, क्योंकि यहां पे तो दो ही पार्टनर्स हैं, अगर ज्यादा होते तो प्रोपोर्शनेटली आप कैलकुलेट कर लेते। सो एक्स देगा, वाई रिसीव करेगा, ठीक है ना। तो एक्स पे कर रहा है तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो देता है उसे डेबिट करते हैं, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब अगर इसी क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट भी बनाने को कह दें तो यहां पर क्या होगा आपका, क्योंकि P&L बट गया है तो अब बुक्स में नहीं आएगा, बट यहां आपने एंट्री में तो बांटा ही नहीं है, आपने तो सिर्फ म्यूचुअल एडजस्टमेंट की है। सो यहां बैलेंस शीट में एंड में आ जाएगा आपका P&L एज इट इज 60,000, ठीक है ना। ये हो गई हमारी सिंपल एक एंट्री। अब मान लो ये P&L आपका क्रेडिट की जगह डेबिट बैलेंस होता, तो क्या करते, डेबिट का मतलब लॉस है, तो लॉस बांटने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो लॉसेस जब पार्टनर्स को दिए जाते हैं उनके कैपिटल बैलेंसेस कम होते हैं, सो आप एक्स कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू P&L अकाउंट करोगे। अब यहां पर क्या होगा, अब क्योंकि आपको प्रॉफिट का शेयर खरीदना था तो आपको पे करना पड़ा, तो इन केस ऑफ लॉस, अगर आपको लॉस शेयर करना है तो लॉस में तो आपको पे नहीं करना ना, उल्टा वाई आपको पे कर रहा होगा, क्योंकि आप उसका लॉस का शेयर ले रहे हो। सो इन दैट केस हमारी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहां पर एक्स गेन तो कर रहा है, लेकिन वो गेन कर क्या रहा है, वो लॉस गेन कर रहा है। तो अगर हम लॉसेस खरीदते हैं किसी के तो हमें कॉम्पनसेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हमें पेमेंट होगी, तो लॉस के केस में गेनिंग पार्टनर पे नहीं करेगा, लॉस के केस में गेनिंग पार्टनर जो गेन कर रहा है वो लॉस है, तो एक्चुअली वो लूजिंग पार्टनर बन गया इस केस में। सो लॉस के केस में ये चीजें रिवर्स हो जाती हैं। अब आप गेन नहीं कर रहे हो, मैं आपको ये कहूं कि आप 10,000 का लॉस ले लो, तो आप कहोगे ये कैसा गेन है, ये मुझे तो लॉस मिल रहा है, इजंट इट। तो जब तुम्हें लॉस मिल रहा है तो आपका गेन कहां से आ गया, तो जहां हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, अगर टोटल में यहां पर लॉस आ जाता है तो जैसे ही ये लॉस आ गया, ये जो सिचुएशन है वो बदल गई है, इसको समझने की कोशिश करो। अब आप गेन क्या कर रहे हो, आप प्रॉफिट नहीं गेन कर रहे हो, आप लॉस गेन कर रहे हो। तो लॉस गेन नहीं कर रहे होते हैं, लॉस तो लॉस ही होता है। सो इन दैट केस एक्स रिसीव करेगा, अब पैसा वाई को पे करना होगा, क्योंकि वाई ने अपने लॉसेस से पीछा छुड़ा लिया, जो लॉसेस इसको मिलते अब वो लॉस आगे वाई ने अपना हिस्सा कम कर लिया ना, वाई का शेयर 2/5 है तो उसका 1/10 उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो अब उसने लॉसेस से भी पीछा छुड़ा लिया है, तो अब वो लॉसेस उसको नहीं मिलेंगे आगे जाके, इतना उसको कम मिलेगा, तो अब उसको पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज है, आपको ये याद रखना है। जब भी नेट में लॉस होगा तो यहां पर आपकी इक्वेशंस और एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अब सिमिलरली मान लो P&L बैलेंस के अलावा आपके पास यहां पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी होता है, ठीक है, 10,000। इसके अलावा आपके पास कंटीजेंसी रिजर्व भी होता है, मान लो 20,000। तो अब क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, अगर आपको एंट्री पास करनी है तो जैसे आपने P&L को डिस्ट्रीब्यूट किया ऐसे ही आप कंटीजेंसी रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, है ना। ये मैं इसलिए दिखा रही हूं ताकि एक ही क्वेश्चन में आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ सको। सिमिलरली एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो वो पार्टनर्स में बटेगा, तो कहां जाएगा, वो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में, ठीक है ना। 10,000 है, 5,000 5,000 सब कुछ ओल्ड रेशो में बंट रहा है, ओल्ड रेशो और एग्जिस्टिंग रेशो में बंटेगा। तो यहां तो बांट दोगे, खत्म कर दोगे, बैलेंस शीट से भी निकल जाएगा, खत्म हो गया। अब आ जाओ एडजस्टमेंट एंट्री पर। अब एडजस्टमेंट में क्या होगा, जब हम इनका स्टेप सेकंड करेंगे, मतलब वैल्यूएशन करेंगे
कि पार्टनर्स के अमाउंट कितने होंगे। तो अब आपके पास सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, आपके पास कितना नेट प्रॉफिट या रिजर्व है वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो P&L में 60,000, ठीक है। कंटीजेंसी रिजर्व, अब ये जो 3 स्पेशल रिजर्व बताए हैं इनमें अगर पैसा बचता है तो यहां लिखा जाता है। तो आपके पास क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब सारा पैसा आपके हाथ में है, सारा यहां लिख दो। मान लो इसके अगेंस्ट आपके पास लाइबिलिटी होती से 18,000 की, तो इसमें 2,000 बच गया, लिख दो। मान लो आपके पास लाइबिलिटी है 30,000 की, तो अब आपके पास 30,000 अगर इसमें लाइबिलिटी है तो आपके पास बचा नहीं है, आपको तो और चाहिए, तो वो उसे रिवैल्यूएशन में लेके जाते हैं, वो यहां नहीं आता। ओके, अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है 10,000, बट ये तो लॉस होता है ना, ठीक है। तो ये कितना आ गया, सो नेट अमाउंट कितना हो गया 70,000। तो अब ये जो फाइनल आपने एडजस्टमेंट की है ये कितने से करोगे, अब 60 की जगह पे आपके पास फाइनल अमाउंट कितना है 70,000, ठीक है। तो 70 से आप एंट्री करोगे, 1/10 X पे करेगा, Y रिसीव करेगा, तो 7,000 से एंट्री होगी। सो इस केस में बेनिफिट क्या हो जाता है एडजस्टमेंट एंट्री में, कि हमें एक ही एंट्री पास करनी है विद द एडजस्टेड अमाउंट। सो नेट अमाउंट कैलकुलेट करो और जो गेन और सेक्रीफाइस है उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट होगी। गेनिंग पार्टनर को पे करना पड़ता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिलता है। ये बेसिक रूल याद रखो। ये चीज आपको काम कहाँ आएगी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में, डेथ ऑफ अ पार्टनर में, सब जगह रूल यही रहने वाले हैं। या तो सारा बांट दो, किस्सा खत्म, जैसे बंटवारा हो गया। अब इसके बाद अब नई चीज शुरू हो रही है, पुराना जो कुछ आपके पास था सब आपने बांट दिया, अब अगली बार नई चीज शुरू होगी, अब उसको जैसे मर्जी हैंडल करो, ठीक है ना। नए प्रॉफिट अर्न होंगे, नए रिजर्व बनेंगे, वो नई रेशो में जाएंगे। पुराना बांट के आपने चैप्टर ही क्लोज कर दिया। दूसरा केस क्या, आप बांटो नहीं, आप कहते हो नहीं एडजस्टमेंट कर लेते हैं, म्यूचुअल प्रॉफिट क्यों बांटे, क्या जरूरत है। तो अब आप क्या करोगे, जितना इनकी हिस्सेदारी में फर्क पड़ा है, जितना इनके प्रोपोर्शनेट शेयर में फर्क पड़ा है, तो जिसको फायदा हो रहा है ना उसको पे करना पड़ता है। अब फायदे से क्लियर रखना, ये गेनिंग पार्टनर के गेन से मतलब नहीं है, आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ ऐसे समझो, आपको रियल में गेन हुआ है। अगर तो आपके पास प्रॉफिट्स हैं तो एक्चुअली आपको गेन हुआ है, बट अगर आपके पास लॉसेज हैं तो वो गेन नहीं है, उसे तो लॉस बोलेंगे। लॉजिकली मैं आपको बोलूं ये 20,000 का लॉस है, ठीक है, ये तुम ले लो। अगली बार से हम ना रेशो चेंज कर रहे हैं, अब तुम्हारी रेशो बढ़ गई है, तो अगर इस लॉस को एज इट इज बुक्स में रखना है तो आप कहोगे कि अब जब ये बटेगा बाद में तो मुझे तो ज्यादा मिलेगा, पर मिलेगा क्या, गेन तो मैं कर रहा हूं लेकिन मैं तो लॉस को गेन कर रहा हूं ना, मुझे लॉस मिल रहा है तो मैं तो नेगेटिव सिचुएशन में हूं। तो अगर लॉसेस होते हैं तो ये रिवर्स एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा बेसिक चीज, क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब इस पे एक और क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, फिर हम स्टडी करेंगे ये जो हमने बेसिक, इसमें जो 3 स्पेशल फंड्स है ना, इनको अब हम स्टडी करेंगे। अब ये रेड मार्क याद रखना, ये रेड मार्क का मतलब है रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी। तो प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड्स को टच नहीं करना, ये फंड्स नहीं है, ये प्रॉफिट्स नहीं है, ये प्योर लाइबिलिटी है, ठीक है। सो इनको करेंगे और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दैट वे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। थैंक यू।